नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल साइंस कंसेप्ट बाय प्रवेश को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर लेंगे सॉलिड स्टेट का, जिससे के बारे में हम पहले पढ़ रहे थे और हमने इससे पहले कुछ पढ़ लिया था। ये 12th क्लास की केमिस्ट्री का लेक्चर है। इससे पहले हम पढ़ रहे थे सॉलिड, यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड थे वो हमारे कितने टाइप के थे, उसमें हमने टाइप पढ़ लिए थे उसके, है ना। जो क्रिस्टलाइन टाइप में कितने टाइप के होते हैं, उन टाइप में हम क्या पढ़ रहे थे, मॉलिक्यूलर सॉलिड पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आशा है कि आपने पिछले वाले लेक्चर देख लिए होंगे, और अगर आपको लेक्चर्स को या चैप्टर को बहुत ढंग से अगर अच्छे से सीखना है तो लेक्चर को सीक्वेंस वाइज और पूरा देखें, तब आपके अच्छी समझ में आएगा। अदरवाइज बीच से तो ढंग से समझ में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर आप पहले से कहीं पढ़े हो तो आ भी सकता है, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो देन आपको लेक्चर समझ में ढंग से नहीं आ पाएगा। इसीलिए लेक्चर को पूरा देखें, सीक्वेंस वाइज देखें, ठीक है। तो आज उसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या पढ़ा था पिछली बार? मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप होते हैं? पोलर और नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो हमने उसमें क्या पढ़ लिया था? पोलर सॉलिड पढ़ लिया था। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है, यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है? चलिए ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है। तो इस प्रकार के आणविक ठोस के संघटक कण अध्रुवीय प्रकार के अध्रुवीय प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? अध्रुवीय प्रकार के। जैसे एग्जाम्पल आपका आ जाएगा इसमें ArHe आदि, यानी कि आर्गन और हीलियम। यानी आप देखो, ध्रुवता के बारे में तो हमने आपको पहले बता ही दिया था जस्ट इससे पहले लेक्चर में, कि ये ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या चीज़ होती है। तो यानी कि इनके जो जितने भी कण होंगे उनके बीच में क्या, यानी ध्रुवता नहीं होगी, ठीक है। ध्रुवता के बारे में हम इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको देखिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा ये ध्रुवता यानी पोलैरिटी क्या होती है। तो इसके कणों के बीच में क्या होगा, यानी कि ध्रुवता नहीं पाई जाएगी, ठीक है। ये विद्युत के कुचालक तथा इनके बीच दुर्बल वांडरवाल्स बल पाया जाता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक। अब विद्युत के कुचालक ये आप जानते ही हो, वैसे आपने 10th में 9th में पढ़ा ही होगा, बट हम आपको बता दे रहे हैं कुचालक क्या होता है। यानी कि ऐसा कोई भी मटेरियल या मैटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास नहीं होती है तो वो क्या होता है? दैट आर द इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो कैसा हो जाएगा? इंसुलेटर, यानी कि विद्युत का कुचालक, यानी वो कंडक्टर नहीं होगा, ठीक है। जैसे आपकी लकड़ी है और भी चीज़ें हैं, इनमें क्या होंगे? ये इंसुलेटर होते सभी। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं H बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होता है?
हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध आपने पहले 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, तो जब आपको पढ़ा होगा अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता दे रहे हैं। हाइड्रोजन बंध होता क्या है, जब एक विद्युत ऋणात्मक तत्व किसी हाइड्रोजन परमाणु से, किससे, जब एक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जब हाइड्रोजन से जुड़ता है तो उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन बंध। जब एक विद्युत ऋणात्मक तत्व हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ता है तो इसके बीच बने बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। इस प्रकार के परमाणु या इस प्रकार के ठोस जिनमें H बंध पाया जाता है उन्हें H बंध या हाइड्रोजन बॉन्डेड ठोस कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा H2O और HF आदि। ठीक है, हाइड्रोजन बंध को डॉट लाइन से दर्शाते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, HO और ये H है ना, ये चीज़ हो गई। अब इसमें क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। फिर दूसरा अगर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन जुड़ता है H2O, तो फिर क्या होता है, H पॉजिटिव O और ये, फिर यहाँ पे नेगेटिव अगला वाला हमारे पास जुड़ेगा H पॉजिटिव O और ये H, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। ठीक इसी तरीके से ये कड़ी चलती चली जाएगी। और ये हमारा जो बीच वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये हम बोलते हैं इसको H बंध। H बंध मतलब हाइड्रोजन बंध। देखिए हमने इसको किससे दिखाया है, हाइड्रोजन बंध को डॉट से यानी कट लाइन से। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है, जब विद्युत ऋणात्मक तत्व यानी कि एक विद्युत ऋणात्मक तत्व हाइड्रोजन यानी एक विद्युत ऋणात्मक मतलब अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, यानी कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जो इससे जुड़ रहा होगा उसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। अब देखिए इसमें क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से कहीं बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जस्ट इसी तरीके से क्या है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जांपल HF। कौन सा है, HF मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो फ्लोराइड क्या है, एक हैलोजन कंपाउंड है, या सॉरी हैलोजन एलिमेंट है, और ये हाइड्रोजन कैसा है, हाइड्रोजन फर्स्ट का यानी S ब्लॉक का एलिमेंट है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोराइड की हाइड्रोजन से कहीं बहुत ज़्यादा है। तो जब ये इससे जुड़ रहा है तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। चलिए HF की स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। जैसे मेरे पास क्या है, HF, इस पर हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट डॉट यहाँ पे हो जाएगा H पार्शियल पॉजिटिव F, है ना, फिर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, फिर इस पर क्या हो जाएगा, डॉट H पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो बॉन्ड है, जो बीच वाला जो बॉन्ड है, कौन सा वाला बॉन्ड है, ये जो वाला बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड हो जाएगा हमारा, H बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, H बॉन्ड है। इसी को हम क्या बोल दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया। अब ये आपके यानी कि मॉलिक्यूलर जो सॉलिड थे वो पूरे
ख़त्म हो गए। ठीक है, अब हम अगला वाला देखते हैं, वो होता है हमारा आयनिक सॉलिड। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा स्पेस बना ले रहे हैं, आयनिक सॉलिड क्या होता है तब हम देखते हैं। चलिए हम देखते हैं आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड या फिर आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, ठीक है। ये आयनिक ठोस, देखो इसके नाम से ही आपको पहचान में आ रहा होगा कि इसमें कुछ आयन होंगे। क्या होंगे? आयन होंगे। इसके नाम से ही ये बताता है कि आयन है, यानी कि ये वाला जो ठोस होगा वो किससे बना होगा? आयनों से बना होगा। किससे बना होगा? आयनों से बना होगा। अब आयन हमारे किन तरीके के होते हैं? आयन होते हैं हमारे दो तरीके के, एक तो पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। ठीक है, चलो अब देखते हैं आयनिक ठोस। इस प्रकार के ठोस के संघटक कण आयन होते हैं। आयन हमारे कौन कौन से होंगे? नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, दो तरीके के आयन, यानी संघटक कण का मतलब वो कण जिनसे किसी भी ठोस की रचना हुई है। ठीक है, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं। ठीक है, तो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे? आयन होते हैं। आयन हमारे कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके, एक तो नेगेटिव और एक पॉजिटिव। इनके कणों के बीच वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है, वैद्युत संयोजी बंध पाया जाता है तथा कणों में आकर्षण अधिक होता है। ये विद्युत के कुचालक, परंतु पिघली हुई अवस्था या गलित अवस्था मतलब मोल्टेन स्टेज में सुचालक होते हैं। एग्जाम्पल में आपका आ जाएगा NaCl, KCl आदि। ठीक है, यानी कि इनके बीच में क्या होगा? वैद्युत संयोजी बंध पाए जाएंगे। और अब तुम्हें पता है जब आयन होंगे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच में। तो जब इसमें आयंस होंगे तो फिर क्या होगा? इनके बीच में आकर्षण बल भी अधिक होगा। जब आकर्षण बल अधिक होगा तो इसका क्या होगा? गलनांक भी अधिक होगा। तो हम इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं क्या? कि इनका गलनांक अधिक होता है। इनका गलनांक अधिक होता है। और ये वैसे कैसे होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। जैसे आपने देखा होगा NaCl जनरल नाम है, आपने सभी के घर में होता है। NaCl का क्रिस्टल आप बड़ा होता है ना, जो बड़ा वाला क्रिस्टल होता है, ये पाउडर नहीं क्रिस्टल होता है। जो क्रिस्टल होता है उसको क्या होता है? अगर आप उस पर इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर वही चीज़ आपने अगर किसमें H2O में डिजोल्व करके उसको घोल दिया, घोलने के बाद उसमें क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पिघली हुई अवस्था में कैसे होते हैं? विद्युत के सुचालक यानी कि कंडक्टर हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? सुचालक होते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनमें फ्री आयंस जनरेट हो जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने की दो ही कंडीशन होती है, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या फिर फ्री उसमें आयंस हो। तो जब भी ये अगर क्या होगा, ये जैसे अगर ये मेल्ट होगा तो ये किस में टूट जाएगा? आयंस में टूट जाएगा। तो फ्री आयंस मिल जाएंगे। जब फ्री आयंस मिल जाएंगे तो ये कैसा बन जाएगा? कंडक्टर बन जाएगा। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि NaCl अगर इसको हम मेल्ट करते हैं तो Na+Cl-। ये दो कैसे हमारे? ये कैसा है? पॉजिटिव आयन। ये कैसा है?
नेगेटिव आयन। ठीक है, जस्ट इसी प्रकार से किसका है, KCl का है, KCl K प्लस Cl माइनस, ये कैसा होता है पॉजिटिव आयन, और ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव आयन। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। अब इसमें जब किसी भी सॉल्यूशन में अगर आयन जनरेट हो जाएंगे तो आयन जनरेट उसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला हम देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, या हम इसको बोलते हैं सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस हम इसको कहते हैं। ये सहसंयोजी ठोस क्या है, देखो जस्ट ठीक ऊपर वाला जो आयनिक था उसी की प्रकार से इसमें क्या है, इसके नाम से ही मालूम हो रहा है कि सहसंयोजी। आपने क्या है 11th में पढ़ा होगा जस्ट इससे पहली क्लास में कि सहसंयोजकता क्या होती है। ठीक है, तो उससे कुछ मिलता जुलता है, इसी के नाम से हमें मालूम हो रहा है कि इसके संघटक कण होंगे उनके बीच में क्या पाया जाएगा, सहसंयोजी बंध यानी कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, तो हम देख ले रहे हैं इस प्रकार के ठोस के संघटक कण परमाणु होते हैं तथा इनके बीच सहसंयोजी बंध पाया जाता है। कैसा बॉन्ड पाया जाएगा, सहसंयोजी बंध पाया जाता है। चलो ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा स्पेस बना लें इसके बीच में, फिर और देखते हैं आगे। ये ठोस भी विद्युत के कुचालक होते हैं। इन्हें नेटवर्क ठोस यानी कि क्या बोलते हैं हम इसको, नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन आदि। ठीक है, ये कैसे होते हैं, हमारे सहसंयोजी ठोस होते हैं। ठीक है, ऐसे सिलिकॉन हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड है या सिलिकॉन है, तो उसमें क्या होता है, सिलिकॉन के कण कैसे कुछ होते हैं, ऐसे SI इस तरीके से कुछ कण उसमें अरेंज होते हैं। अब देखो इनके बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड जो इनके बीच में जो बन रहा है, ये वाला जो बॉन्ड कौन सा है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये सबसे अधिक ठोस होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो सबसे कठोर कौन से हैं, वो कौन से, कोवेलेंट सॉलिड। आया समझ में। अब हम देखते हैं अगला, धात्विक सॉलिड। ठीक है, यानी कि धात्विक ठोस। मेटालिक सॉलिड। ठीक है, ये मेटालिक सॉलिड क्या होते हैं, अब इसके नाम से तुम्हें मालूम हो रहा है, मेटालिक मतलब मेटल, मेटल का मतलब धातु। तो बस इसके जो संघटक कण क्या होंगे, यानी ये वाला जो ठोस बना होगा वो किससे बना होगा, धात्विक कणों से बना होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार के ठोस के संघटक कण धात्विक परमाणु
होते हैं तथा इनके बीच धात्विक बंध पाया जाता है। ठीक है, ये विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे आपका Fe, कॉपर, Ag आदि। यानी कि बहुत सारी धातुएं, जितनी भी आप इसमें धातु जानते हो सब लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार हो गए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ये क्रिस्टल की पहचान क्या होती है। क्रिस्टल, ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्रिस्टल है ना। तो ये क्रिस्टल की हम पहचान देख ले रहे हैं, यानी ऐसी कोई ना कोई तो उसमें पहचान होगी या कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा स्पेसिफिकेशन होगा जिससे उसकी पहचान होगी, यानी आइडेंटिफिकेशन कुछ उसका होगा तो जिससे हम पहचान करते हैं। यानी हर किसी चीज़ को हम क्रिस्टल नहीं कह रहे हैं ना। तो इसी तरह हम देखते हैं क्रिस्टल की पहचान। क्रिस्टल की पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, क्रिस्टल की पहचान क्या होगी। ठीक है, देखिए क्रिस्टल में जैसे मेरे पास एक पार्टिकल है, ये मेरे पास क्या है, एक क्रिस्टल है। इसकी आकृति कैसी है, क्यूब शेप। कैसी आकृति इसकी, क्यूब शेप। क्यूब शेप का मतलब होता है घनाकार। कैसा, घनाकार, यानी कि घन के जैसा। जैसे कि आपने NaCl का क्रिस्टल देखा होगा, अभी आपने NaCl के क्रिस्टल को तोड़ा है तो कैसा दिखता है, यानी कि चिकने चिकने से उसमें लेयर सी होती है। कैसी होती है, लेयर जैसी उसमें चिकनी चिकनी सी होती है। ठीक है, तो वैसे कैसी होती है, वो क्यूब जैसी होती है। तो इसी तरीके से इसकी क्या है, हमने एक क्रिस्टल लिया, कोई सा क्रिस्टल है, मैंने भी नाम नहीं दिया हमने इसको किसका क्रिस्टल, लेकिन क्रिस्टल है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, देखो क्रिस्टल में ये चीज़ है जो है ना, ये है, और एक हमारी लाइन ये है, एक लाइन ये होगी, और एक लाइन जस्ट इसके पीछे वाली ये हो गई है ना। तो ये क्या होगी, हमारी ये लाइन होगी। ठीक है, तो क्रिस्टल की देखो, क्रिस्टल किससे बना होता है, एक फलक इसकी ये हो गई है ना, और फलक हो गई, और इसके बीच में एक कोण हो गए है ना। क्या हो गए, ये कोण हो गए, और ये क्या है, हमारी कोर है। तो इसको मैंने नाम दिया क्या, फलक, फेस। इसको नाम दिया मैंने क्या, एंगल, और इसको नाम दिया मैंने एज। तो यानी कि क्रिस्टल को जो आइडेंटिफाई करने के लिए 3 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर ये 3 प्रॉपर्टी उसमें है देन दैट इज क्रिस्टल। ठीक है, कौन कौन सी, यानी कि एक तो उसमें क्या होना चाहिए, कोर होनी चाहिए, दूसरा उसमें क्या होना चाहिए, फलक होना चाहिए, तीसरा कोण। तो इसको हम बोलते हैं एज, फेस, एंगल। ठीक है, ये क्रिस्टल की क्या होती है, आइडेंटिफाई करने की, आइडेंटिफाई इससे हम कर सकते हैं पूरे क्रिस्टल को। ठीक है, यानी कि अगर ये 3 चीज़ें हैं उसमें तो क्या है, वो 100% क्या है, क्रिस्टल है। अब हम देखते हैं क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टल जालक या फिर क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस है ना। तो एक हमारे पास मान लिया कोई प्लेन है, ठीक है, कोई एक प्लेन टुकड़ा है हमारे पास। अब उस प्लेन टुकड़े के
उस प्लेन टुकड़े में जितने भी कण व्यवस्थित होंगे उन कणों से ही तो क्रिस्टल बनता है। जैसे हमने पहले बताया था कि इसके संघटक कण होते हैं, किसी के आयन होते हैं, किसी के अणु होते हैं, किसी के परमाणु होते हैं। तो यानी क्रिस्टल बन किससे रहा था? कुछ कणों से बन रहा था। किससे बन रहा था? कुछ कणों से बन रहा था। ठीक है। तो इसी तरीके से मेरे पास कोई एक प्लेन है, अगर उस प्लेन में कण जैसे व्यवस्थित हैं, उसकी व्यवस्था के कारण ही जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम क्या बोल रहे हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। कणों का किसी तल में त्रिविमीय मतलब 3D यानी कि 3 डायमेंशन त्रिविमीय रूप से विन्यास से क्रिस्टल जालक की रचना होती है। ठीक है। अब जैसे मैंने इसके पहले दिखाया है आपका एक क्रिस्टल, जस्ट उसी तरीके से मैं सेम क्रिस्टल को नीचे ड्रॉ कर ले रहा हूँ। जैसे कि एक छोटा सा मैं क्यूब बना ले रहा हूँ। इसमें क्या है? इसमें कणों का व्यवस्थीकरण होगा। किसका व्यवस्थीकरण होगा? कणों का। जैसे मैंने ये रेड कण लगा दी इसमें, ऐसे करके, ठीक इस कॉर्नर पे भी ऐसे करके, ठीक ऐसे करके, आप इस कॉर्नर पे भी ऐसे ही ऐसे करके, फिर इसमें भी और ये इसमें भी। ठीक है। यानी कि सब जगह पे मैंने कणों का व्यवस्थित। अब ये क्या बन गया? क्रिस्टल बन गया पूरा। कैसे बन गया? यानी एक प्लेन था मेरे पास, क्या था? एक प्लेन में मैंने कण रख दिए। मान लिया मेरे पास ये वाला एक प्लेन है, ये वाला यानी घनाकार, तो एक यहाँ रख दिया, फिर एक यहाँ रख दिया, फिर एक यहाँ रख दिया, और फिर ऐसे करके, और फिर नीचे रख दिया एक ऊपर की, तभी तो 3D बन पाएगा। अब यानी कणों का त्रिविमीय रूप से जो विन्यास होता है, विन्यास होकर के जो संरचना बनती है, हम उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है। हम चलो अब हम देखते हैं क्रिस्टल जालक बिंदु। क्या देखते हैं हम अब? जालक बिंदु यानी क्रिस्टल पॉइंट, लैटिस पॉइंट। क्या? लैटिस पॉइंट। जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट क्या होते हैं? इनको हम देख ले रहे हैं, लैटिस पॉइंट। तो चलिए हम फिर एक डायग्राम ड्रॉ कर ले रहे हैं, जस्ट वैसा ही। एक हमने क्यूब बनाया, इस क्यूब में देखो, इस क्यूब के क्या है? ये कॉर्नर है, ये क्या है? इसके ये कॉर्नर है। ठीक है। इन्हीं कॉर्नर्स पे क्या है? बिंदु अरेंज होते हैं, जैसे हमने अभी अरेंजमेंट किया था। इन्हीं कॉर्नर पे तो अरेंजमेंट था एटम्स का। तो वही अब हम देख ले रहे हैं कि लैटिस पॉइंट क्या होते हैं। लैटिस पॉइंट तो क्रिस्टल जालक में कण मतलब अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। जैसा आपका क्रिस्टल हो, अगर आयनिक क्रिस्टल है, आणविक ठोस है, आयनिक ठोस है, उस तरीके से। ठीक है। तो क्रिस्टल जालक में कण जिन बिंदुओं पर व्यवस्थित होते हैं, उन्हें जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहते हैं। जैसे कि इसके लैटिस पॉइंट क्या है?
ये इसके लैटिस पॉइंट हैं, मैं रेड मार्कर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है, ये सब क्या है, ये लैटिस पॉइंट है। ये क्या है इसके, ये लैटिस पॉइंट है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स पर ही तो मॉलिक्यूल अरेंजमेंट थे, मॉलिक्यूल एटम आयंस जो भी थे इन्हीं पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट्स पे जो क्रिस्टल होता है उसमें ये यानी कि मॉलिक्यूल आयंस जो अरेंज होते हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम क्या बोल देते हैं, लैटिस पॉइंट्स या जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं एकक कोष्ठिका, यानी कि ये क्रिस्टल्स हैं, ये किसी किसी से तो बनते ही होंगे। आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आएगा कि भाई ये क्रिस्टल है, ये तब से हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टल क्रिस्टल, ये क्रिस्टल किसी न किसी से तो बनता होगा। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा कि अणु परमाणु व्यवस्थित होगा। ठीक है, अणु परमाणु तो हमें दिखाई नहीं देते, फिर ये किसी न किसी क्रिस्टल तो बनता होगा ना। तो अब हम देखते हैं वो क्रिस्टल किससे बनता है। तो इसको हम यानी कि जानने के लिए क्या पढ़ेंगे, एकक कोष्ठिका पढ़ते हैं। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका क्या होती है, चलिए हम एकक कोष्ठिका को देख ले रहे हैं। एकक कोष्ठिका या फिर यूनिट सेल, ये एकक कोष्ठिका क्या होती है। देखो पूरा बड़ा क्रिस्टल होता है, ठीक है, आपके पास मान लीजिए एक लोहे का टुकड़ा है, तो लोहे का टुकड़ा वो किसी न किसी बड़े टुकड़े से कट के आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से अब वो उससे कट के आया है, तो इसका मतलब वो किसका भाग था जो आपके पास है। मान लीजिए कि आपके पास एक पूरा क्या होता है, एक एंगल होता है, क्या होता है, एक एंगल होता है। तो उसमें क्या होता है, या पूरा एक क्या होता है, यानी कि एक छड़ है आपकी, रॉड है आपके पास, किसकी, लोहे की रॉड है। तो उससे आपको क्या है, एक छोटी सी छड़ उससे आपने दो कर ली, तो वो छोटी दो छड़ वो किसका पार्ट है, वो एक बड़ी छड़ का पार्ट है। किसका पार्ट है, एक बड़ी छड़ का पार्ट है। तो वो बड़ी छड़ है वो किसका, वो उससे भी बड़ी छड़ का पार्ट है। तो कुल मिला के कि ये आपके पास क्या है, ये छोटे छोटे से कट हैं, क्या है, ये कट हैं जिनसे मिलकर के एक बड़ी छड़ बनी हुई है ना। मान लीजिए आपके पास 10 छड़ हैं, आपने 10 पूरी यानी कि लोहे की छड़ को अगर जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, एक बड़ी छड़ बन जाएगी। ठीक है, तो वो एक बड़ी छड़ किस से बनी हुई थी, वो 10 छोटे छोटे लोहे के पीसेस से या छोटी छोटी लोहे की जो छड़ें थी उनसे वो मिलकर बनी हुई थी। ठीक है, तो जस्ट उसी तरीके से हम देखते हैं कि क्रिस्टल जिन छोटे छोटे भागों से मिलकर बना होता है उसे एकक कोष्ठिका या फिर यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, अब चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल हम देखते हैं यूनिट सेल के प्रकार कितने होते हैं। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए तथा रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको ये रेगुलर वीडियो मिलते रहें। केमिस्ट्री की सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलेंगे। ठीक है।